हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चैप्टर थर्ड है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इन तीनों को हम समझेंगे और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे कि कौन कौन सी सुधार नीतियाँ आई थी। ठीक है, सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझेंगे कि ये क्यों की गई थी और कैसे की गई थी। वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से परिचित होंगे। वैश्वीकरण आप जानते ही होंगे, ग्लोबलाइजेशन। अगर नहीं पता तो चैप्टर में पढ़ लेंगे। आते हैं हम 3.1 परिचय पे। तो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया, जिसमें क्या था मिश्रित में, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक साथ थी। मतलब ऐसा नहीं होना था कि सिर्फ देश पूंजीवाद बने, देश में सामाजिक सुधार भी होना चाहिए। दोनों को एक साथ लेके चला गया था। कुछ विद्वानों का तर्क था, जो कि अर्थशास्त्री थे, उनका यह तर्क था कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। मतलब जिस लिए नियम कानून बनाए थे, समृद्धि के लिए बनाए थे ना, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इतने ज़्यादा नियम कानून बना दिए कि समृद्धि ही बेकार हो गई। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत, जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से आरंभ की थी, मतलब अब बहुत ही स्लो विकास यहाँ पे हुआ था। ठीक है, जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा निश्चित हो चुकी है। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। मतलब भारत के ऊपर जो है ऋण ज़्यादा हो गया था, कर्ज। ठीक है, सरकार अपने विदेशी ऋणों के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। सरकार के पास इतना पैसा नहीं था, हम 1991 की बात कर रहे हैं, कि वो अपना कर्ज उतार सके। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तु के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। मतलब भारत के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो 15 दिन का पैसा भी पेट्रोल खरीदने के लिए दे सके। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियाँ बनाई। ठीक है, अब हम उन्हीं नीतियों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो नीतियाँ क्या थी, क्योंकि सरकार पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था और सरकार उस कर्जे को नहीं उतार पा रही थी, तो इसलिए उसकी जो है नीतियाँ बनाई। अब उन नीतियों की पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब वो नीतियाँ क्या थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे 3.2 में पृष्ठभूमि। ठीक है, इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। 1980 के टाइम में जो अर्थव्यवस्था का प्रबंध ठीक से नहीं हुआ था, उसका इफ़ेक्ट ही हमें 1991 में दिखा था, क्योंकि सामने तो इफ़ेक्ट दिखता नहीं है, बाद में दिखता है। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। सरकार को कहाँ से जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जन सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के लिए बाध्य हो जाती है। मतलब जब आमदनी कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं तो सरकार क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो होती हैं, जहाँ से पैसा उधार लिया जाता है, सरकार वहाँ से पैसा उधार ले लेती है और अपना जो है कोटा पूरा कर लेती है। ठीक है, कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब हमारे देश से जो सामान दूसरे देश में जाके बिकता है, उससे जो हमें डॉलर मिलते हैं, उसी डॉलर से हम कच्चे तेल और बाकी सामान को खरीद पाते हैं। ठीक है, और जब हमारे देश से सामान बिकेगा ही नहीं तो हमारे पास डॉलर नहीं आएंगे, तो डॉलर से हम कच्चा माल भी खरीद नहीं पाएंगे। कच्चा तेल और बाकी का जो सामान होता है, जिसके लिए हमें विदेशी मुद्रा का भुगतान करना होता है, वो सब हम नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है,
तो जब हमारा देश पूरा कर्जे में डूब रहा था और जनसंख्या बढ़ रही थी, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी और राजस्व के जो खर्चे होते हैं खुद के, जैसे संसद वगैरह और नेताओं पे जो खर्चे किए जाते हैं, वो सारे खर्चे बढ़ रहे थे और आमदनी थी नहीं, इसलिए जो है नीतियों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और ये स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार करके प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई। मतलब कुल मिला के देश पूरा डूब चुका था कर्ज में, कर्ज ज़्यादा हो गया था, आयात ज़्यादा हो रहा था, निर्यात कम हो रहा था और देश पे कर्ज भी ज़्यादा हो गया था और आमदनी देश की थी नहीं, मतलब टैक्स वगैरह से उतना पैसा नहीं मिल पाता था। ठीक है, इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया और ना ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया। मतलब ये भी ध्यान नहीं दिया गया कि हमारे देश में इतना आयात हो रहा है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, निर्यात नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लग गया। मतलब जो ऋण होता है ना, एक उसकी लिमिट होती है कि इतना ऋण ले सकते हैं, तो लिमिट से भी ज़्यादा ऋण ले लिया। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र हो रही थी कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल ही नहीं हो रहा था। मतलब आयात बहुत ज़्यादा था और निर्यात बहुत कम था। आयात निर्यात आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए, मतलब इतने कम हो गए, इतने छोटे हो गए कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकते थे। मतलब 2 हफ्ते का सामान भी जो है देश खरीद नहीं सकता था, देश के पास इतना भी पैसा नहीं बचा था। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब देश कर्जे में डूब रहा था, इतना कर्जा था देश के ऊपर, तो जो दूसरे देश के जो लोग होते हैं, जो मालदार लोग होते हैं, जो निवेश करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ लगाते हैं, वो भी यहाँ पे कुछ करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भारत बिल्कुल डूब चुका था कर्ज में, उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको हम IBRD के नाम से जानते हैं, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक भी कहते हैं। ठीक है, IBRD विश्व बैंक है, ये आपका आ सकता है पेपर में, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विश्व बैंक के नाम से जिसे जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाज़ा खटखटाया, मतलब उनसे जो है उधार मांगा। उसने देश को $7 बिलियन डॉलर का ऋण दिया। मतलब ऋण किसे कहते हैं, उधारी को, मतलब $7 बिलियन उधारी दी। ठीक है, इतना कर्जा। अब अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो है विश्व बैंक, उसने पैसे तो दिए उधार, लेकिन उधारी जब कोई भी हो, जब कोई उधारी देता है तो वो क्या करता है, कुछ शर्तें रखता है उतारने की। तो ऐसे ही उसने भी भारत से कुछ शर्त रखी, जैसे कि भारत उदारीकरण करेगा, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगा तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम होगा। मतलब सरकार अपनी हर जगह नाक नहीं फंसाएगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। जो विदेशी व्यापार पे जो टैक्स वगैरह लगता है ना, वो भी हटाया जाएगा। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली, क्योंकि उस टाइम भारत मुसीबत में था और उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। मतलब फिर क्या हुआ, नई नई नीतियाँ बनाई जिसमें नए नए कानून थे। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया।
इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। ये जो नई नीतियाँ बनाई गई थी, इनका क्या मकसद था? इनका मकसद ये था कि जितना ज़्यादा हो सके बिज़नेस में लोगों का कंपटीशन बढ़े, ताकि एक दूसरे की होड़ में लोग ज़्यादा पैसा कमाएं और सरकार को ज़्यादा टैक्स भरें, और जो है नई नई फर्में लगें, नए नए उद्योग लगें। ये जो इनका था, ये इनका प्लान था। ठीक है, इन नीतियों को दो उपसमूहों में विभाजित किया जा सकता है। दो तरीके की नीतियाँ थी। पहली थी स्थायित्वकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार के उपाय। पहली थी स्थायित्वकारी उपाय और दूसरा था संरचनात्मक सुधार के उपाय। ठीक है, दो टाइप्स की नीतियाँ बनाई गई थी, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब नीतियाँ क्यों बनाई गई थी, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उस टाइम भारत बहुत बड़े संकट में था। और इन नीतियों में क्या क्या बनाया गया, ये हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें पहली नीति जो है, ये स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं, मतलब ये छोटे टाइम के लिए होते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होते। जिनका उद्देश्य क्या होता है? भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना। जो भुगतान संतुलन होता है, पैसों का जो देन होता है, एक तो लेन होता है, एक देन होता है, तो जो हमें पैसा देना होता है उसमें जो गलतियां हो जाती हैं उसको दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना। मतलब हमारे देश की मुद्रा जो घट जाती है, जिसका मूल्य कम हो जाता है, उसको कंट्रोल करना। जैसे आपने देखा होगा, कभी डॉलर की कीमत 72 रुपये हो जाती है, कभी डॉलर की कीमत 60 रुपये हो जाती है। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो हमारे देश के रुपये की कीमत घटती है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। जो बढ़ता और घटता रहता है, देश की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू जब घटती बढ़ती रहती है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए जो है ये वाली स्थायित्वकारी उपाय बनाए गए थे। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा और अपने देश की मुद्रा पे नियंत्रण बनाना होता है। ठीक है, और दूसरे वाले जो हमने पढ़े हैं संरचनात्मक सुधार व दीर्घकालिक उपाय होते हैं, मतलब वो लंबे समय के लिए काम करते हैं। जिनका उद्देश्य क्या होता है? जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना। इस दृष्टि से सरकार ने, मतलब ये लंबे समय के लिए होते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि किसी देश का आर्थिक विकास हो सके, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, हर तरीके से उसकी डेवलपमेंट हो सके। इसको आप सरल शब्दों में यही समझिए कि हर तरीके से डेवलपमेंट, फिर वो शिक्षा के स्तर पे हो, बेरोज़गारी के स्तर पे हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में क्या हो? विकास हो। तो इसके 3 उपवर्ग हैं। क्या क्या हैं? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये दूसरा वाला जो है, जो दीर्घकालिक उपाय है, जो लंबे समय के लिए किया गया था, इसमें ये नीतियाँ आई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब इन तीनों के बारे में ही हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं 3.3 पे, उदारीकरण। हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए। मतलब कानून बनाए ही इसलिए थे कि हमारा विकास हो, लेकिन क्या हुआ? कानून इतने ज़्यादा बन गए कि विकास की जगह विनाश होने लग गया, मतलब कोई विकास हुआ ही नहीं। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। उदारीकरण क्या नीति थी? कि जो कानून है उनको हटाया जाए। किस लिए हटाया जाए? ताकि देश का विकास हो सके। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकों उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थी। मतलब पहले भी लाइसेंस वगैरह ये सब बनाए गए थे ताकि लोग इसका गलत फ़ायदा ना उठा सकें। ठीक है, लेकिन 1991 में जो है दोबारा इसमें चेंजेस आए, कुछ नए कानून बनाए गए, कुछ पुराने कानून जो है उनको ख़त्म किया गया। हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करेंगे। सारे तो यहाँ पे बता नहीं सकते, वरना पूरी बुक इसी चैप्टर पे बन जाती। कुछ की बात करेंगे कि क्या क्या किया। औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्रक, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। इन सारी चीज़ों पे जो है
ध्यान दिया गया था जब उदारीकरण हुआ था। तो उदारीकरण में किस किस चीज़ पर ध्यान दिया गया था, ये आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये सारे क्षेत्र, कर सुधार, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विनिमय बाजार, इन सब पे जो है ध्यान दिया गया था उदारीकरण में, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र का विनिमयीकरण, अब ये क्या है, देखिए ये है कि भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने या फिर बंद करने या फिर उत्पादन करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। और लाइसेंस बनवाने के लिए उसको किससे परमिशन लेनी होती थी, सरकार से परमिशन लेनी होती थी। तो क्या होता था, जो मालदार लोग होते थे, जो पैसे वाले होते थे, वो तो लाइसेंस बड़े आराम से बनवा लेते थे। और जो सच में विकास की नियत से काम करना चाहता था, वो कई बार लाइसेंस नहीं बनवा पाता था, ठीक है। और क्या था, अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश ही निषिद्ध था। मतलब बहुत सारे में तो मतलब कोई लाइसेंस बनवा ही नहीं सकता था, बहुत सारे उद्योग तो ऐसे भी थे। और कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे, जो बड़े उद्योग थे वो नहीं कर सकते थे। तो ये सारे कानून तो पहले के थे। और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। मतलब सरकार जो है ना, प्राइस भी सेलेक्ट करती थी कि आप इसी प्राइस पे जो है अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ये हम पहले के कानूनों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, उदारीकरण में 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इसमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। बहुत सारे कानून इसमें से हटा दिए, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों और इलेक्ट्रॉनिकी विमानन तथा औषधि भेषज। औषधि भेषज मतलब जो जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़ के अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मतलब बिना लाइसेंस के भी बाकी सारे काम हो सकते हैं। लाइसेंस की ज़रूरत किन किन कामों में थी, ये अल्कोहल का काम, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन और जो दवाइयों का काम है, विस्फोटक, इस टाइप के जितने भी जोखिम भरे ये काम हैं, ये सारे जो हैं इनमें सिर्फ लाइसेंस की ज़रूरत थी। और इनके अलावा अगर किसी को कोई भी काम करना है तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्यमों में भी केवल प्रतिरक्षा उपकरण के कुछ अंश, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी जब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं, अनेक उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। अब पढ़ेंगे हम यहाँ से वित्तीय क्षेत्रक सुधार। अभी हम उदारीकरण पर ही चल रहे हैं, ठीक है। उदारीकरण का वित्तीय क्षेत्रक सुधार, उदारीकरण के अंदर वित्तीय क्षेत्रक सुधार भी हुआ था ना, तो ये क्या था। वित्त के क्षेत्रक में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं, ठीक है। वित्तीय क्षेत्रक में क्या क्या आता है, व्यावसायिक बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें, निवेश बैंक जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज जो पैसे जो एक्सचेंज होते हैं, मुद्रा एक्सचेंज होती है, वो सब, ठीक है। ये सब इसके अंदर आता है। तो भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। ये सब कौन करता है, रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा कर सकता है। एक तरीके से ये समझिए कि जितने भी बैंक हैं वो रिज़र्व बैंक के स्टूडेंट्स हैं। जैसा ही रिज़र्व बैंक कहेगा वैसा ही बाकी के बैंक करेंगे कि कितने % पे ऋण देना है और कितना पैसा बैंक जमा कर सकते हैं। बैंक की जितनी भी वो होती हैं पॉलिसीज़, जितने भी रूल्स होते हैं, वो सब रिज़र्व बैंक तय करता है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रकों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है कि कौन बैंक जो है कितना लोन दे सकता है। ये सब मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं बैंक की, जितनी भी
जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे रिजर्व बैंक तय करता है, ठीक है। वित्तीय क्षेत्रक सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया जाए। मतलब एक तरीके से वो कंट्रोल करता है ना रिजर्व बैंक जो होता है बाकी बैंकों पे। तो ये जो उदारीकरण हुआ था इसमें ये हुआ था कि वो कंट्रोल ना करके क्या करे, उनकी हेल्प करे, बाकी बैंक्स की जो है हेल्प करे, ठीक है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्रक रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा। मतलब तो यही हो गया हेल्प करने का, कि वो हेल्प तक सीमित रहेगा। हेल्प तभी तो करेगा जब कोई हेल्प मांगेगा। इसका मतलब वो पुराने बहुत सारे रूल्स जो हैं फॉलो नहीं करेगा। मतलब वो रूल्स हटा दिए जाएंगे जो पहले रिजर्व बैंक पर लगाए हुए थे, रिजर्व बैंक ने लगाए हुए थे बाकी बैंकों पर। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते थे। मतलब पहले इसके लिए भी जो है हर चीज़ के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब जो बैंक अपनी नई शाखा खोल लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ब्रांच कहते हैं, नई ब्रांच खोलने के लिए भी उसको रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी और पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही हैं। क्योंकि अगर रिजर्व बैंक बिल्कुल ही बाकी बैंक्स को खुला छोड़ देगा तो बाकी बैंक तो देश को लूटने पे आ जाएंगे। देश मतलब देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको लूटने पे आ जाएंगे। अपना कुछ भी पॉलिसी बना देंगे, कोई भी रूल बना देंगे और खूब लूटेंगे। इसलिए अभी भी बहुत सारी नियंत्रक शक्ति जो है वो अभी भी रिजर्व बैंक के पास है। विदेशी निवेश संस्थाओं, जिन्हें हम FII कहते हैं, तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई। मतलब ये सारे भी अब भारत में अपना पैसा लगा सकते थे, ठीक है। इसके बाद आता है कर व्यवस्था में सुधार। अभी हम उदारीकरण पे ही चल रहे हैं। कर व्यवस्था जो टैक्स होते हैं उनमें सुधार। तो इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी टैक्स वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट ने लगाए हुए थे बाकी चीज़ों पे, और बहुत सारे जो उद्योग होते हैं उन पे टैक्स लगाए हुए थे, बहुत सारे रूल्स बनाए हुए थे, उन सब में सुधार किया गया। तो 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी आई। जो हमारी आय पे जो टैक्स लगा हुआ होता है, हमारी इनकम पे इनकम टैक्स में कमी आई, ठीक है। इनके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें जो हैं वो इतनी ऊंची नहीं है। पता है क्या होता है, जब इनकम टैक्स ज़्यादा होता है ना तो लोग अपनी आय को छुपाने लग जाते हैं और फिर वो उस हिसाब से टैक्स नहीं भरते। इसलिए इनकम टैक्स में भी जो है दरें कम की गई और तब से लेके अब तक जो है दरें काफ़ी कम है। मतलब पहले और ज़्यादा थी। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए गए। जो सीधे तरीके से जो हम कर नहीं देते हैं, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं पे जो कर लगाया जाता है, जैसे कि हम कोई भी बिस्किट भी खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, या फिर हम बस में जाते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। जैसे कि हम 5 रुपये का बिस्किट खरीद रहे हैं तो उस पर 50 पैसे का टैक्स लगा हुआ है, लेकिन हम 5 रुपये बिस्किट के समझ के देते हैं, वो हम टैक्स के साथ देते हैं। तो वो होता है अप्रत्यक्ष कर, जो हम सीधे सीधे ना दे के अलग तरीके से देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो उन करों में भी जो है काफ़ी छूट की गई। उससे क्या होता है, वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि टैक्स लगने के बाद ही वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होती है। और हमारे देश में 2016 में एक और नया कानून आया जिसमें वस्तु और सेवा कर को जो है एक सरल बना दिया गया, मतलब सरल तरीके से बना दिया गया, जिसको हम
जीएसटी के नाम से जानते हैं। सेवा कर अधिनियम जो कि 2016 में बना था, इसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। वैसे सभी को पता है कि जीएसटी क्या है, कि एक तरीके से टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कोई ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कानून क्या है। तो वस्तुओं और सेवाओं पे जो है ये उनका मूल्य कम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से जीएसटी आई है तब से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ज़्यादा हो गया है। तो हम बुक के हिसाब से पढ़ते हैं। कानून को पारित किया गया, इसको सेवा कर अधिनियम 2016। यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाज़ार का निर्माण होने की आशा थी, कि एक जैसा टैक्स हो, एक प्रकार का टैक्स हो। ठीक है। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई। अब ये सब तो इसमें लिखा है कि बहुत सारी कर की दरें कम की गई जिससे वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कम हो सके और लोगों को राहत मिल सके। लेकिन आप खुद पर्सनल ज़रा सोचिए और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि आपको सच में ऐसा लगता है कि जीएसटी के आने के बाद वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कम हुआ है और करों से लोगों को राहत मिली है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्य किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई, मतलब दूसरे देशों ने हमारे देश में निवेश करना स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपये के मूल्यों के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा था। अभी उदारीकरण का ये और है व्यापार और निवेश नीति सुधार। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश संस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। मतलब जो दूसरे देशों की जो वस्तुएं होती हैं, उनका जो उद्योग होता है, यहाँ के उद्योगों से जो उनका कंपटीशन चलता है, उसके लिए ये नीति सुधारी गई थी ताकि कंपटीशन जो है अच्छे से हो सके और यहाँ पे भी वस्तुओं का निर्माण जो है अच्छे से हो सके, यहाँ से निर्यात ज़्यादा हो सके, दूसरे देशों को हमारी वस्तुएं जो हैं अच्छी लगें। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक, मतलब जो मॉडर्न टाइप की जो टेक्निक्स होती हैं उनको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। अब जो मॉडर्न टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं वो फ्री में तो मिलती नहीं है, उनके लिए बहुत सारे पैसे और पूंजी की ज़रूरत होती है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं सरकार ने उपलब्ध कराई। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। मतलब जो हमारे देश में आयात हो रहा था, पहले अंधाधुंध हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा सामान खरीदा जा रहा था, तो उसके लिए भी नीतियां बनाई गई कि आयात जो है कम से कम हो। जैसे कि बाहर की वस्तुओं पे टैक्स ज़्यादा लगा दिया, जिससे कि बाहर के देश जो हैं वो हमारे देश में वस्तुएं ज़्यादा बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर टैक्स मोटा लग जाएगा, ज़्यादा टैक्स लग जाएगा तो उनको जो है वस्तुएँ महंगी पड़ेंगी, और जब उनको मुनाफा नहीं होगा तो वो जितना हो सकेगा कम वस्तुएं बेचेंगे। और हमारा जो इन नीतियों का जो उद्देश्य था ये था कि आयात जितना हो सके कम हो और निर्यात ज़्यादा हो। ठीक है। ये नीतियाँ कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधार के लक्ष्य थे आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति और प्रशुल्क दरों में कटौती और आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर ये आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए और भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। मतलब हम जो अपने यहाँ से दूसरे देशों में सामान निर्यात करेंगे उस पर जो टैक्स लगता है वो फ्री कर दिया गया, ताकि जितना हो सके यहाँ से निर्यात हो सके। और ये सारी शर्तें जो हैं उसके अनुसार भी थी। भारत ने जो ऋण उधार लिया था, जो ब्याज लिया था, उसके अनुसार ये सारी नीतियाँ जो हैं अपनानी पड़ी थी।
उदारीकरण आपका कंप्लीट हो चुका है और हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे निजीकरण और वैश्वीकरण। वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ये साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इससे जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।